नमस्कार, मैं राजन अरोड़ा न्यूज़ वेव सोलन से। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अमित डवाज सोलन होम्यो क्लिनिक से, जो कि किसी परिचय के तो मोहताज नहीं है। ऑल ओवर इंडिया में इनके कैंप्स लग चुके हैं, अवार्ड्स मिल चुके हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत है न्यूज़ वेव्स में। धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि आप किस किस बीमारी का इलाज करते हैं। देखिए, मैं डॉक्टर अमित कुमार डवास सोलन से, सोलनी होम्यो क्लिनिक के नाम से मेरा क्लिनिक रजिस्टर्ड है। होम्योपैथी में हर चीज़ की चिकित्सा संभव होती है, हर चीज़ की। और बेसिकली जो हम ज़्यादातर ट्रीटमेंट करते हैं वो हमारे पास केसेस पाइल्स के, फिस्टुला के, फिशर के, किडनी स्टोन, माइग्रेन के और थायराइड के केसेस ज़्यादा आते हैं। तो अगर आपका कोई सगा संबंधी इस समस्या से परेशान है तो आप निश्चित रूप से हमसे संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने अभी 2 दिन पहले आपका एक वीडियो भी चलाया था कि आप हमारे दर्शकों को जो है पाइल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी कोई पूछता है वो बताएंगे। तो हमारे पास कुछ दर्शकों के सवाल भी आए हैं कि सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि आखिर ये पाइल्स है क्या और ये होती कैसे है। देखिए राजन जी, होता क्या है कि हमारे पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन लगातार रन कर रहा है, यानी कि खून जो है लगातार दौड़ रहा है पूरे शरीर के अंदर। आपकी बॉडी का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन नहीं है। अगर हम बात करें रेक्टम की, यानी कि गुदा प्रदेश की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर ब्लड सप्लाई होती है, नेचुरल सी बात है। अब होता क्या है कि 2 प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती हैं। एक तो वो जो फ्रेश ब्लड शरीर को लेकर जाती हैं, दूसरा वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो वापस हमारे लंग्स में आता है और लंग्स से साफ होकर फिर से अगेन बॉडी के अंदर सप्लाई करता है। अब जो लोग जिनको कब्ज़ की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है, जो कॉन्स्टिपेशन जिनको ज़्यादा रहता है, या फिर ऐसे लोग जो बोझा उठाने का काम करते हैं, या फिर गर्भवती महिलाएं, है ना, उनके पेट पर प्रेशर पड़ता है जिसको हम क्या कहते हैं, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर उनका राइज हो जाता है वेट उठाने से, या महिलाओं के डिलीवरी के दौरान जोर लगाने से, या कब्ज़ अगर आपको है और लंबे समय तक आप मल त्याग करने के लिए बैठते हैं तो उस दौरान कंजेशन होती है और जो रेक्टल की वेन्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं, फूल जाती हैं, और जब वो फूल जाती हैं तो बाहर आ जाती हैं। इसमें 2 प्रकार की होती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। जो अंदरूनी होती है, जब वो ज़्यादा फूल जाती हैं कंजेशन की वजह से, तो वहाँ पर जो लैट्रिन का रास्ता है, जो मल द्वार है, वो थोड़ा सा ब्लॉक हो जाता है, और जैसे ही लैट्रिन बाहर आती है वो खींच कर उसको बाहर ले आती है। तो कई लोगों को पाइल्स होती है एक्सटर्नली, बाहरी की तरफ मस्से दिखाई दे सकते हैं। कई लोगों को लैट्रिन करते वक्त नीचे की तरफ उनको मस्सा महसूस होता है और लैट्रिन त्याग करने के बाद वो धीरे धीरे वापस चला जाता है। कई लोगों को ऐसा होता है कि वो जाता नहीं, बाहर ही रहता है, उनको हाथ से अंदर करना पड़ता है। तो बेसिकली वो मस्से नहीं होते, वो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं जो डायलेट हो जाती हैं। तो अगर आपको कोई ये कहता है आपको 1 मस्सा है या 2 मस्से हैं, तो आप इस बात से बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि वो केवल और केवल आपकी ब्लड वेसल्स हैं जो कंजेशन की वजह से फूल चुकी हैं। इसी को हम आम भाषा में पाइल्स कह देते हैं। डॉक्टर साहब, एक तकरीबन हमने देखा है कि जब पेशेंट्स मिलते हैं वो पाइल्स को बोलते हैं कि ये इसका इलाज जो है वो एकमात्र ऑपरेशन से ही है। बट मैंने आपके काफ़ी पेशेंट्स देखे हैं जो कि बिना ऑपरेशन के भी ठीक हुए। तो ऐसा क्या जरिया, इसका क्या तरीका है, आप क्या इलाज करते हैं कि जो बिना सर्जरी के भी पाइल्स का आप इलाज कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि पाइल्स का मुख्य कारण क्या है। पाइल्स अपने आप में जो बीमारी है उसके कुछ कारण हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहली बात, अपने आप को कब्जी ना होने दें। कई लोग ऐसे हैं जो पानी कम पीते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, है ना। तो मैं पाइल्स की जो रूट कॉज है उसकी बात कर रहा हूँ, पाइल्स क्यों होती है और बिना सर्जरी के कैसे ठीक होती है। इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि पाइल्स आपको हो क्यों रही है। तो होता क्या है कि अगर आपको लंबे समय तक कब्ज की शिकायत है तो अभी आपके रेक्टम की एक वेंस डायलेट हुई है, ठीक है, और अगर ये स्थिति बार बार आपको रहती है तो वो वेंस थोड़ा फूल जाती है। अब और क्या होने वाला है, आप उसकी सर्जरी करवा देते हैं, उसको कटवा देते हैं, जो वेंस हैं आपकी उसको आप कटवा देते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपने वेंस काटी है, बीमारी जो है उसका पेड़ अभी भी खड़ा है, जो पानी की कमी आपके अंदर है वो अभी भी है, आंतों की गति आपकी ठीक नहीं है वो अभी भी वैसी है। दूसरी चीज़, ड्राइनेस इंटेस्टाइन के अंदर आ चुकी है, फाइबर युक्त आप खाना खा नहीं रहे, वही दिनचर्या आप अपना रहे हैं जो पहले आप अपना रहे थे। तो डेफिनेटली 6 महीने बाद, साल भर के बाद ये प्रॉब्लम आपको दोबारा हो जाती है। अब हमें समझना है कि पाइल्स को अगर ठीक करना है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है।
तो साथियों आपने देखा होगा जब कोई इंसान जिम करता है तो उसका ये हाथ, मान लीजिए इस हाथ से वो जिम कर रहा है, इस हाथ से जिम नहीं कर रहा, तो हम क्या देखते हैं, इस हाथ की जो मांसपेशियां हैं वो अपने आप बढ़ जाएंगी। लेकिन कुछ समय के पश्चात क्या होगा कि जैसे ही कोई जिम करना छोड़ देता है तो 6 महीने या 4 महीने के बाद वो मांसपेशियां फिर से अपने उसी रूप में वापस आ जाती है। तो इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि आपका शरीर आवश्यकता के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करता है। जब तक आपको कब्ज रहेगा, आप जोर लगाएंगे, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा, तो अभी ये जो एक वेंस डायलेट हुई थी जिसका आपने ऑपरेशन करा दिया, उसके बाद दूसरी वेंस आपको डायलेट हो सकती है। मतलब क्या है कि ऑपरेशन इसका समाधान नहीं है। इसका समाधान ये है, जब तक आप इसके मूल कारण का निवारण नहीं करते तब तक ये बीमारी आपको बार बार होती रहेगी। और हम अपनी चिकित्सा में यही करते हैं, अगर किसी को कब्ज है तो उस कब्ज का कारण देखते हैं, कहीं इसको एल्यूमिनियम पॉइजनिंग तो नहीं है, या कई लोग ऐसे हैं जो बैठे रहते हैं हमेशा, फिजिकल एक्टिविटी जिनकी कम है, तो उनकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अच्छा काम नहीं करती, जिसकी वजह से बार बार उनको मल त्याग करने जाना पड़ता है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आंतों के अंदर बहुत ज़्यादा खुश्की रहती है, ड्राइनेस रहती है। तो मेडिसिन के साथ साथ हम क्या काम करते हैं, इस समस्या को निपटाने की कोशिश करते हैं, यानी कि पेट को सही करने की कोशिश करते हैं। और जब पेट आपका सही रहेगा तो आप जोर नहीं लगाएंगे, और जब आप जोर नहीं लगाएंगे तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर नहीं बढ़ेगा, और इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर नहीं बढ़ेगा तो वेंस के अंदर कंजेशन नहीं होगी। जो मस्से आपके बाहर फूले हुए थे वो धीरे धीरे नॉर्मल शेप में आ जाते हैं नेचुरली। तो ये चिकित्सा है जो कि बिना ऑपरेशन के संभव होती है। तो दर्शकों, आपने सुना कैसे कि इसका इलाज जो है बिना ऑपरेशन के भी संभव है, बशर्ते कि उसको जड़ से ख़त्म किया जाए। तो डॉक्टर साहब, एक चीज़ हमने काफ़ी देखी है कि लोग जो हैं सुबह उठ के गर्म पानी का सेवन करते हैं, और ये हमारे दर्शकों ने भी सवाल पूछा है कि गर्म पानी का सेवन करना कितना सही है। देखिए राजन जी, होता क्या है कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारे शरीर के अंदर 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो ध्यान ये आप रखिए, किन लोगों को गर्म पानी पीना है, किन को नहीं पीना है, इस बात का विशेष तौर से आप इसको नोट कीजिए। अगर आपके शरीर के अंदर पित्त प्रवृत्ति है, पित्त प्रवृत्ति का मतलब क्या है कि अग्नि तत्व अगर ज़्यादा बढ़ा है आपके शरीर का, आपको एसिडिटी की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, सर में खारिश या पैरों में बहुत ज़्यादा गर्मी आपके निकलती है, आप बिस्तर से पैर बाहर रखते हैं, यानी कि कहने का मेरा मतलब क्या है, अगर आप गर्मी का अनुभव ज़्यादा करते हैं, ठीक है, तो आपको गर्म पानी का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। तो फिर कैसे पानी का सेवन करना है? आपने नॉर्मल टेम्परेचर के पानी का ही सेवन करना है, ना तो वो गर्म होना चाहिए ना ही ठंडा होना चाहिए। क्योंकि अगर आप गर्म पानी का सेवन नित्य दिन करते हैं तो नेचुरल सी जो अग्नि तत्व आपके शरीर का बढ़ा है वो और बढ़ जाएगा और दिक्कत आपको शुरू हो जाएगी। कोरोना काल में अक्सर आपने देखा होगा कई लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने काढ़ा पिया था, ठीक है, हालांकि वैक्सीनेशन के बावजूद भी कई इशूज हुए हैं लोगों को, वो एक अलग चीज़ है, बट जिन लोगों ने काढ़ा पिया है, काढ़े का सेवन किया है, गर्म पानी के साथ गर्म पानी पिया है, उन लोगों को अक्सर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आई है। तो ऐसे कई केस हमारे पास हैं जो कोरोना का ट्रीटमेंट ले रहे थे, उसके बाद उनको साइड इफेक्ट आए। कई लोग ऐसे हैं जो गर्म पानी का सेवन कर रहे थे, उनको लोगों को साइड इफेक्ट आए। कई लोग पित्त ज़्यादा बढ़ने पर गर्म मसालों का सेवन करते हैं, तो ऐसे लोगों को अक्सर ये समस्या आती है कि उनको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है या फिर खारिश रेक्टम में शुरू हो जाएगी। तो ध्यान रखें, अगर आपके शरीर के अंदर पित्त दोष ज़्यादा है तो आप इस चीज़ का सेवन बिल्कुल ना करें, ज़्यादा सही रहेगा। इसमें डॉक्टर साहब एक चीज़ और है कि ज़्यादातर देखा गया कि लोग बोलते हैं कि पानी जितना ज़्यादा पियो उतना अच्छा है। तो ये हर बंदे को पानी पीने का मतलब जितना मर्जी पीता रहे, वो कुछ इसका है? देखिए होता क्या है सर कि पानी का सेवन आपके शरीर के पर निर्भर करता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर बात करूं तो एक पेड़ तो रेगिस्तान में खड़ा है और एक पेड़ पानी के किनारे खड़ा है। अगर हम दोनों पेड़ों को उनकी जगह बदल देते हैं तो दोनों ही पेड़ मरने वाले हैं। तो हर शरीर की पानी की आवश्यकता अलग अलग है। ये निर्भर करता है आपकी रासायनिक केमिस्ट्री पर, आपकी बॉडी कितने लंबे समय तक पानी को रिटेन करके रखती है उस पर। तो कई लोगों को पानी पीने के बाद ज़्यादा समस्या आती है। तो आपका जो शरीर है, मान लीजिए अगर आप 70 किलो के हैं तो मिनिमम आपको लगभग 4-5 लीटर पानी पीना ज़रूरी है। और स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी आपको। कई लोग कहते हैं कि सर हम पानी पीते हैं तो हमें वॉमिटिंग से आती है। तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी की जो रासायनिक क्रियाएं हैं वो ज़्यादा पानी के लिए आधारित नहीं है। तो निश्चित रूप से हर एक कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग होता है। कई लोगों को पानी पीने से ज़्यादा दिक्कत होती है, पानी रिगर्जिटेट होता है।
कई लोग कम पानी पीते हैं उसमें भी ठीक रहते हैं। बेसिकली हर एक इंसान की नीड अलग अलग है। तो दर्शकों, डॉक्टर साहब का कहने का यहाँ पर ये मतलब है कि ये नहीं कि आप अपनी बॉडी के हिसाब से जितना मर्जी पानी पिए। मेन जो बेसिक है, पानी की जो मात्रा है वो आपकी बॉडी के वेट के ऊपर निर्भर करती है, उसी हिसाब से पानी का पिया जाए जी। और डॉक्टर साहब, ये जो बवासीर है इसको भी बोला जाता है, एक सूखी है, खूनी है, और खूनी को लेकर के लोग ज़्यादा वो रहते हैं, डर जाते हैं। तो ये आखिर खूनी बवासीर क्या है? हाँ देखिए, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, जो हमारा रेक्टम है उसकी वेंस जो है वो डायलेट हो जाती हैं। कई बार क्या होता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, जो आप हाथों पर देख रहे हैं अपनी नसें, ये गुब्बारे नुमा होती हैं, इलास्टिसिटी इनके अंदर होती है, लचीलापन होता है। तो कई बार क्या होता है कि जब शरीर का ताप बहुत ज़्यादा बढ़ता है, पित्त दोष जब ज़्यादा बढ़ जाता है, कई लोगों को मिर्च खाने से, कई लोगों को अल्कोहल लेने से, कई लोगों को एलोपैथी की दवाइयाँ लेने से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो उसका के मतलब क्या है कि आपके शरीर के अंदर ड्राइनेस ज़्यादा हो रही है, हीट बढ़ रही है, तो ड्राइनेस होगी होगी, और जब हीट बढ़ेगी आपकी तो नेचुरल सी बात है, स्टूल आपका हार्ड होगा, मल जो है आपका हार्ड हो जाएगा। और जब मल हार्ड होगा तो अंदर रेक्टल के जो वेंस हो गई हैं, फूल गई हैं, उनसे जब मल आपका बाहर की तरफ आएगा तो उनसे वो टकराता हुआ आएगा। तो हार्ड होने की वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं वो छिल जाती हैं, उसकी वजह से वो ब्लीडिंग आती है। बेसिकली होता क्या है, ब्लीडिंग, नॉन ब्लीडिंग, प्रोट्रूडिंग पाइल्स, ये 3-4 प्रकार की पाइल्स हैं। तो इसमें जो ब्लीडिंग वाली पाइल्स है उसका मुख्य कारण यही कि मल आपका बहुत ज़्यादा हार्ड अगर हो गया है, या शरीर के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उस केसेस में आपकी मल हार्ड हो जाती है, और मल जब बाहर निकलती है तो छीलते हुए, उन नसों को छीलते हुए वो बाहर आती है, उससे फिर ब्लीडिंग होती है लोगों को। कब्ज इसका मुख्य कारण है, अगर हार्ड स्टूल बहुत ज़्यादा है आपको तो उसका कारण है। और इसमें डॉक्टर साहब एक फिशर बोलते हैं, फिशर क्या है? हाँ देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि फिशर, पाइल्स, इनमें क्या अंतर है। साथियों, होता क्या है कि आपकी जो गुदा है, अगर लंबे समय तक मल आपका उसके अंदर पड़ा रहे तो हार्ड हो जाता है। अब जब कई लोगों का मल का अगला हिस्सा, यानी कि पहला स्टूल, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट स्टूल, हार्ड होता है, तो जब वो बाहर निकलता है तो वो काफ़ी बड़ा होता है। तो रेक्टम यानी कि जो आपकी गुदा है, वो उससे जब वो बाहर निकलता है तो उसका जो मसल्स है उसका आकार इतना नहीं होता कि उसको पूरी तरह से बाहर निकाल पाए। मल ज़्यादा बड़ा होने की वजह से, और मल द्वार का जो मुंह है छोटा होने की वजह से, वो प्रेशर के साथ में, जोर के कारण वो बाहर निकलता है, और मल द्वार में ऐसे आपके कट से लग जाते हैं। उसमें ऐसा पेन होता है जैसे किसी ने ब्लेड मार दिया हो, ब्लेड की तरह दर्द होता है, सुइयाँ सी आपको चुभती हैं। बेसिकली जो फिशर होता है वो क्या है, रक्त, जो आपका रेक्टम है यानी कि जो मल द्वार है, उसका चिटक जाने या उसमें कट लग जाने को फिशर कहा जाता है। कई लोगों को फिशर विद पाइल्स भी हो सकता है, और कई लोगों को केवल पाइल्स हो सकती है। कई बार फिशर का पेन इतना होता है कि एक फर्स्ट स्टूल जब आप पार आप करते हैं तो कट लगने की वजह से कई बार मल द्वार में ब्लड आता है, बहुत हल्का ब्लड आता है, ज़्यादा ब्लड नहीं आता। कई लोगों को ज़्यादा ब्लड भी आ सकता है, बट सबसे बड़ी बात यह है कि कई लोगों की लैट्रिन पर, यानी कि मल पर भी लाइन सी बनकर आती है ब्लड की। तो ये इस बात का संकेत है कि पूरा दिन भर अगर आपको पेन है, वो कांटे जैसा चुभने वाला दर्द है, मिर्ची सी, चिरमिराहट सी, झंझनाहट सी अगर आपको है, तो निश्चित रूप से वो पेन आपका फिशर का पेन है, यानी कि कट लगने का पेन है। और ऐसे लोग सोचते हैं कि ऑपरेशन करवा दें, कट लगा है। अब आप खुद सोचिए, जब आपका मल आगे से हार्ड है और जो गुदा का एरिया है, यानी कि जो मुंह है वो छोटा है, तो आपको ऑपरेशन कराने से क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि कट तो बार बार लगेगा आपको, डेफिनेटली है, क्योंकि जब रेक्टम में इतना बड़ा स्टूल पास होगा तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी। तो इसका ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं है। कई लोग कहते हैं सर हमें तो ऑपरेशन बताया। बेसिकली हमने काम क्या करना होता है, जो गुदा प्रदेश है आपका, उस स्कोप पर काम करना है, ताकि लैट्रिन आपकी आगे से हार्ड ना रहे, और लैट्रिन अगर हार्ड नहीं होगी तो बड़ी आसानी से वो गुदा प्रदेश से बाहर आएगी, और जब वो आसानी के साथ बाहर आएगी तो कट लगने का सवाल ही नहीं है। और जब लैट्रिन हार्ड रहेगी, बहुत ज़्यादा बड़ी रहेगी अगला स्टूल, तो नेचुरल सी वाला कट लगता ही रहेगा। आप एक ऑपरेशन नहीं 10 ऑपरेशन कराइए। और इसी में डॉक्टर साहब, हमारे एक दर्शक ने भी सवाल पूछा कि वो जब सुबह मल त्याग करने जाते हैं तो उनको दर्द होता है काफ़ी, और उसके बाद वो सारा दिन दर्द रहता है। अगर दर्द वो मिर्ची लगने वाला दर्द है, और जो मैंने सिम्टम बताया कि आगे से मल अगर हार्ड है, तो डेफिनेटली वो फिशर का पेन है। और फिशर के केसेस जो बढ़ते हैं ज़्यादातर, वो इसी वजह से बढ़ते हैं क्योंकि स्टूल बहुत हार्ड होता है,
और रेक्टम का जो मुंह है वो इतना बड़ा नहीं होता कि उसको इजीली बाहर निकाल सके, इसीलिए वो घर्षण के साथ बाहर निकलता है और गुदा द्वार चटक जाता है, उसको हम फिशर कहते हैं। उसी वजह से इनके सारा दिन पेन रहता है। जी जी। डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज़ और देखी गई है कि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो बीमारी है, ज़्यादातर महिलाओं में देखी जाती है। हाँ, उसका कारण क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। महिलाएं इस बीमारी से ज़्यादा सफ़र कर रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसके दो कारण हैं। एक तो जब एक स्त्री गर्भवती होती है तो उसके पेट में बच्चा होता है, उससे इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से जो गुदा प्रदेश की नसें हैं वो फूल जाती हैं, क्योंकि खून को वापस रिटर्न होने में प्रॉब्लम होती है। पहली बात, आपने देखा होगा गर्भवती स्त्री के पेट पर भी नीले नीली जो ब्लड वेसल्स हैं वो दिखाई देती हैं। दरअसल वो इसीलिए दिखाई देती हैं क्योंकि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ा है, तो पेल्विक एरिया में कंजेशन होना, यानी कि खून का ज़्यादा इकट्ठा होना, ये स्वाभाविक है, क्योंकि रिटर्न नहीं हो पाता हट की तरफ दोबारा। अब क्या होता है कि जब लंबे समय तक जो महिलाएं गर्भ धारण करती हैं, आपको पता है 9 महीने का समय होता है, तो धीरे धीरे क्या है वो ब्लड कंजेशन बढ़ती जाती है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता जाता है। ये नहीं कि हर महिला को ऐसा होता है, लेकिन अक्सर महिलाओं को ये समस्या डिलीवरी के दौरान या फिर प्रेगनेंसी के दौरान इसीलिए आती है क्योंकि लंबे समय तक इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ा होता। पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को कब्ज की शिकायत बहुत आसान हो जाती है। उसका मैंने आपको बताया, अगर कब्ज रहेगा तो मल त्याग करने में जोर लगाना पड़ेगा, और जोर लगाएंगे तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर और राइज होगा, जिसकी वजह से गुदा की जो वेन्स हैं वो फूल जाएंगी। तीसरा क्या है कि कई महिलाएं ऐसी हैं राजन जी, जिनको डिलीवरी के दौरान, सिजेरियन डिलीवरी के दौरान एक इंजेक्शन लगाया जाता है। उन महिलाओं को पहले समस्या नहीं थी, लेकिन जब उनको डिलीवरी के दौरान कमर में एक एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसका सीधा संबंध आपकी बड़ी आंत से है, तो जब वो इंजेक्शन लगाया जाता है तो बड़ी आंत काम करना कम कर देती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके घर पे एक फ़ैन है, और वो फ़ैन जब बिजली अच्छी है तो वो प्रॉपर घूमता है, और लेकिन जब वोल्टेज कम होते हैं तो वो धीरे धीरे घूमता है। ठीक इसी तरह से हमारे पूरे शरीर को ब्रेन से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा नर्वस सिस्टम के माध्यम से सभी अंगों को संचालित करती है। अगर उसकी एनर्जी फ्लो इंटेस्टाइन में कम हो गया एनेस्थीसिया की वजह से, तो डेफिनेटली उन महिलाओं को कब्ज रहने की शिकायत शुरू हो जाती है, और वही पाइल्स का और फिशर का सबसे बड़ा कारण बनती है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि एनेस्थीसिया यानी कि कमर में जो इंजेक्शन लगता है, कई पुरुषों को या स्त्रियों को गॉल ब्लैडर की ऑपरेशन के दौरान भी इंजेक्शन दिया जाता है। तो इस इंजेक्शन के बाद जो केसेस आते हैं, पहले महिलाएं कहेंगी हम बिल्कुल ठीक थे, डिलीवरी के दौरान भी हमें प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जब से हमारी डिलीवरी हुई है उसके बाद अचानक से कब्जी रहनी शुरू हो गई और हमें पाइल्स की समस्या हो गई। तो उसका कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण सिजेरियन डिलीवरी के दौरान लगाया गया इंजेक्शन, जो कि एनेस्थीसिया का होता है, वो वजह होती है। और डॉक्टर साहब, एक चीज़ हमने और देखी है, ख़ास तौर पे गांव में, जब डिलीवरी के दौरान, जैसे कि अभी आपने बताया कि नसें फूल जाती हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। तो गांव में ऑलमोस्ट ये बोला जाता है, बड़े बुजुर्ग गर्भवती औरतों को बोलते हैं कि आप पाँव के बाहर बैठे रहो, तो वो भी एक वजह नहीं रहती कि उससे नसें और ज़्यादा फूलती हों? हाँ, वो भी बॉडी का वेट नेचुरल सी बात है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको कि पाइल्स होने के मुख्य कारण आपका कब्ज है, वेट उठाना। आजकल हम देख रहे हैं कि जिम में लोग वेट उठा रहे हैं जी, ठीक है, इतनी शरीर में जान है नहीं जितना हम वेट उठा रहे हैं। तो उससे भी जब हम वेट उठाते हैं, तो कोई भी जब भी आप कभी वेट उठाएं, अनुभव करेंगे आपके पेट पर उसका जोर आता है। तो जो लोग एक्स्ट्रा वेट मार रहे हैं केवल बॉडी जल्दी बनाने के लिए, तो कई ऐसे लोग हैं जिनको ये समस्या आ रही है। तो ध्यान रखें, अगर आप जिम करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अपने जो वेट उठा रहे हैं आप, वो ऐसा ना हो कि जिसको उठाने के लिए बहुत ज़्यादा जोर आप लगाएं, क्योंकि जब आप जोर ज़्यादा लगाते हैं तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर राइज होता है, पेल्विक एरिया में कंजेशन होती है, और कई लोग जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं उनका गुदा प्रदेश भी बाहर आ जाता है, यानी कि मलद्वार बाहर आ जाता है, जिसको हम प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम भी कहते हैं। तो ध्यान रखें, जोर वाला काम आप बिल्कुल ना करें। पेट पूरी तरह से साफ रहना चाहिए, फाइबर आप अच्छा लें, मैदे वाला फास्ट फूड जो जंक फूड है उसको आप छोड़ दें, तभी आपकी चिकित्सा संभव हो पाती है। जी डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज़ और सामने आती है कि जो पाइल्स है, पाचन शक्ति आप बोल रहे हो कि ज़्यादा मसाला खाने से है ये वो, तो क्या इसके लिए कि पाचन शक्ति का भी कोई, लीवर का भी इसमें कोई समस्या रहेगी? देखिए राजन जी, होता क्या है कि अगर आपका लीवर सही नहीं है, पहली बात तो आप समझ लीजिए 500 प्रकार के जो कार्य हैं वो लीवर के होते हैं।
और आपके शरीर का सबसे बड़ा ये पावर हाउस एक तरह से हम देख सकते हैं, क्योंकि लीवर अगर आपका अच्छा काम कर रहा है तो आपको कोई रोग नहीं है। और लीवर की मैं एक बात और बताऊं, आपके ग्लूकोज लेवल को भी ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर रखता है, ठीक है। तो लीवर अगर आपका सही है तो आपको कब्जी नहीं होगी, और लीवर अगर आपका सही है तो आपको एसिडिटी की समस्या नहीं होगी। होता क्या है कि लीवर का बहुत बड़ा योगदान है। जिन लोगों को पहले हम देखते हैं कि कई लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं एसिडिटी हो रही है सर, हमें तो एसिडिटी के बाद पाइल्स हुई है, तो जब उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो पता लगता है कि उन लोगों का लीवर जो है वो अफेक्ट हुआ है, या फिर उनको पहले जॉन्डिस हुई है। तो यहाँ पर लीवर भी आपके शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि पाइल्स का इलाज तो होना ही है, लेकिन पाइल्स क्यों है, सबसे पहले इसका इलाज कीजिए। अगर आपका लीवर गड़बड़ कर रहा है, कब्जी बहुत ज़्यादा आपको रह रही है, तो उसके पीछे लीवर भी आपका रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। हो सकता है आपको पहले जॉन्डिस हुई हो सकता है आपने एलोपैथी की दवा बहुत खाई हो जो जिसका लीवर पर साइड इफेक्ट आता ही आता है। तो निश्चित रूप से आपके लीवर का सही कार्य करना बेहद ज़रूरी है, ताकि आपको कब्जी ना रहे, पेट आपका आराम से साफ हो और जोर लगाने की जरूरत ना पड़े। इससे क्या होगा कि आपको पाइल्स की समस्या नहीं हो पाएगी। तो कह सकते हैं लीवर का बहुत बड़ा रोल है। डॉक्टर साहब, कई बार हमने देखा है कि किसी को जब ये बीमारी होती है तो वो उसका बहुत इलाज करवाते हैं, काफ़ी इलाज करवाने के बाद, या फिर कुछ लोग इसका ऑपरेशन भी करवा लेते हैं, बट उसके बाद ये दोबारा हो जाती है, उसका कारण क्या है? देखिए राजन जी, मैंने आपको बताया कि जब तक आप मूल कारण का निवारण नहीं करते, बीमारी का जो मूल कारण है, जब तक इसका निवारण नहीं होगा बीमारी ठीक नहीं हो सकती। क्योंकि ऑपरेशन से आप क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन से केवल आप एक हिस्सा उस शरीर का काट रहे हैं। अब वो हिस्सा डायलेट क्यों हुआ है, फूला क्यों है, क्योंकि कंजेशन की वजह से फूला है। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लीजिए, जब तक सेब का पेड़ है, हर सीजन में सेब आएगा, तो आप सेब तोड़ रहे हैं, आप बीमारी दूर नहीं कर रहे हैं, बीमारी का पेड़ भी खड़ा है, उसकी जड़ें भी अभी मौजूद हैं। तो सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि बीमारी का मूल कारण क्या है। जो पाइल्स है आपको, वो हेरेडिटरी है, या कब्ज की वजह से है, या एल्यूमिनियम पॉइजनिंग की वजह से, या आपके गलत दिनचर्या की वजह से है। तो ऑपरेशन कराना इस चीज़ का समाधान इसलिए नहीं है क्योंकि जब एक स्वस्थ आदमी को बीमारी हो सकती है तो फिर ऑपरेशन कराने वाले जिनको ऑलरेडी हो चुकी है उनको तो फिर भी चांसेस होंगे निश्चित रूप से। तो आपको सबसे पहले अपने उन मूल कारणों को दूर करना होगा जो बीमारी को बढ़ा रहे हैं। उसको आप सुन सकते हैं कि किस प्रकार से ये दोबारा क्यों होती है, क्योंकि आपने इसको ऊपर से कटवा दिया बट वो अंदर उसकी जड़ वहीं की वहीं है, जिस वजह से वो दोबारा भी उसके होने के चांसेस पूरे रहते हैं। जो वेन्स हैं वो रेक्टम तो पूरा वेन्स से भरा हुआ है, तो निश्चित रूप से अगर आज एक वेन्स फूली है तो कल और भी वेन्स डायलेट होंगी। डॉक्टर साहब, कई बार हमने सुना या देखा भी है, हमारे एक दो दर्शकों ने सेम सवाल भी भेजा हमें कि कई बार जब ब्लड आता है उनको तो खून आने पर जो मस्से हैं वो कम हो जाते हैं, उसका कारण? देखिए दर्शकों, इस बात को आप विशेष तौर से ध्यान दें क्योंकि बहुत ज़रूरी ये क्वेश्चन है। होता क्या है कि कई लोगों को ब्लड आने पर मस्से कम हो जाते हैं, जैसे कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। क्यों, रीज़न क्या है? क्योंकि हमारी जो वेन्स हैं वो रबड़ नुमा होती हैं, गुब्बारे नुमा होती हैं। जब हम एक गुब्बारे में पानी भरते हैं तो वो गुब्बारा नीचे की तरफ फूल जाता है, ठीक है, या हम हवा भरते हैं तो वो फूल जाता है। अब वो जो वेन्स हैं जिनको आप मस्से समझ रहे हो वो फूल गई हैं। क्यों फूली? क्योंकि उनके अंदर खून इकट्ठा हो चुका है। अब मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि रबड़ नुमा होते हैं, तो जैसे गुब्बारे में आप पिन चुभाते हैं और गुब्बारे से हवा निकल जाती है, या फिर जिस गुब्बारे में पानी हो उसमें आप पिन चुभाते हैं तो वो फट जाता है और पूरा पानी बाहर निकल जाता है और वो गुब्बारा जो है सिकुड़ कर छोटा सा हो जाता है। ठीक किसी तरह से आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं रेक्टम की या पूरी बॉडी की, इसी तरह से ब्लड वेसल्स होती हैं, बहुत सॉफ्ट होती हैं, इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब अगर आपको खून निकल जाता है तो नेचुरल सी बात है कि मस्सा सिकुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो गुब्बारे नुमा है ना, उसके अंदर खून भरा हुआ है। अब खून निकल गया बाहर तो प्रेशर कम हो गया, और प्रेशर कम हो गया तो अपने आप आकार में छोटा हो जाता है। सिंपल है। डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज़ और है कि प्रोलैप्स बोला जाता है, प्रोलैप्स क्या है? देखिए, प्रोलैप्स का मतलब होता है, प्रोलैप्स कई तरह का हो सकता है। पहली बात, जिन महिलाओं का शरीर या जिन पुरुषों का शरीर बहुत ज़्यादा लूज पड़ जाता है, यानी कि एसिडिक टेंडेंसी बॉडी में ज़्यादा होती है, तो आपने अक्सर देखा होगा कई लोगों को हर्निया की समस्या होती है। कई महिलाएं ऐसे हैं जिनका यूट्रस बाहर आ जाता है, जिसको हम कहते हैं कि मल जो गर्भाशय है वो बाहर आ गया। ठीक किसी तरह से आपका मल द्वार है। हम क्या देखते हैं कि अगर आप ज़्यादा जोर लगा रहे हैं, न्यूट्रिशन की कमी है शरीर के अंदर, वीकनेस ज़्यादा है, तो ज़्यादा वेट उठाने पर, जो लोग वेट बहुत ज़्यादा उठाते हैं, जैसे खान हो गए, अक्सर बोझा उठाने वाले लोग हैं,
या ऐसे लोग हो गए जो बहुत ज़्यादा खेतों में मेहनत कर रहे हैं, जोर का काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोग जिनका पेट बहुत लंबे समय से खराब चल रहा है, ऐसे लोगों के शरीर में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है। आपके शरीर को सुचारू रूप से काम करने के लिए 22 प्रकार के अमीनो एसिड की ज़रूरत होती है, प्रोटीन की ज़रूरत है, कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है। तो ये निश्चित रूप से आपके शरीर में कहाँ से पहुँचते हैं? पेट के रास्ते पहुँचते हैं। जैसा आप खाते हैं, आपकी आंतें उनको अब्जॉर्ब करती हैं, पूरे शरीर में भेजती हैं। एक छोटा सा बच्चा 6 फीट का इंसान कैसे बन जाता है? खाने से ही संभव होता है ना सब कुछ। तो खाना, आपका पेट सही रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका पेट लंबे समय से गड़बड़ रहता है, लूज मोशन आपको लगते हैं, जो भी आप खा रहे हैं, और वो खाना खाने के तुरंत बाद आपको मल के लिए जाना पड़ता है, तो ऐसे में शरीर के अंदर जो आवश्यक न्यूट्रिशन है उसकी कमी हो जाती है। और जब न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है तो जो मांसपेशियां हैं आपकी वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, और जब आप बोझ उठाते हैं तो वही मांसपेशियां, वही लिगामेंट अपना को लूज कर देते हैं, और जो मल द्वार है वो बाहर की तरफ आ जाता है। यही अक्सर महिलाओं में यूट्रस प्रोलैप्स का कारण बनता है। कहते हैं कि लिगामेंट वीक हो गए, महिलाओं के जो लिगामेंट हैं वो कमज़ोर हो गए। ऐसी कई महिलाएं हमने ठीक करी हैं जिनका यूट्रस जो है वो बाहर आता था। अक्सर उनको भारीपन महसूस होता, गुदा के अंदर उनको भारीपन महसूस होगा, और रेक्टम की जो मांसपेशियां हैं वो वीक पड़ चुकी होती हैं। तो जरा सा भी वो जोर उठाते हैं या फिर लंबे समय तक पैरों के बल अगर वो बैठते हैं तो भी मलद्वार बाहर आ जाता है। तो मलद्वार बाहर आने का मतलब क्या है? अपनी जगह से किसी चीज का खिसक जाना प्रोलैप्स कहलाता है। यूट्रस अपनी जगह से खिस गया, हम कहते हैं यूट्रस प्रोलैप्स है। हर्निया हो गया तो हम क्या कहते हैं? हर्निया हो गई, इंटेस्टाइन प्रोलैप्स हो गई है ना। और इस जो यूट्रस है, जो रेक्टम है, जब वो अपनी जगह से बाहर आ जाता है तो हम उसको यूट्रस वो रेक्टम प्रोलैप्स कहते हैं। रेक्टम प्रोलैप्स में और पाइल्स में एक अंतर होता है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। होता क्या है, ये आपका मलद्वार है। अगर इसमें एक दो नसें ऐसे दिखाई दे रही हैं आपको बाहर निकली हुई, तो ये पाइल्स कहलाती है। लेकिन अगर ये पूरा का पूरा हिस्सा ऐसे फूल की तरह से खुल जाता है, मतलब खुल जाता है ये, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये वो है, और ये इस तरह से खुल जाता है लैट्रिन करते वक्त, पूरा गोलाई में अगर महसूस करते हैं आप कुछ बाहर निकला हुआ है, तो ये प्रोलैप्स कहलाता है। आपकी सुविधा के लिए एडिटिंग में हम एक फ़ोटो ज़रूर लगाएंगे ताकि आपको पता लगे प्रोलैप्स क्या है, पाइल्स क्या है, फिशर क्या है, वो आपको इसमें दिख जाएगा। और डॉक्टर साहब, कुछ आप हमारे दर्शकों को ऐसा बताइए कि वो ऐसी क्या सावधानियां बरतें कि ये बीमारी होने से पहले ही वो मतलब इसका एक आसान उपचार करवा करके ठीक हो जाएं, या ऐसी क्या सावधानियां बरतें कि उनको ये बीमारी हो ही ना। हाँ देखिए राजन जी, होता क्या है कि जितने लोग भी हमारे पास आते हैं, सबसे पहले हम उनको डाइट के बारे में बताते हैं। आपको डाइट कैसे लेनी है, आप कौन सी प्रवृत्ति में, अगर आप पित्त की प्रवृत्ति में तो गर्म चीज़ों का सेवन आपको बंद करना होगा, ठीक है। अगर आपके शरीर में गर्मी है तो ऐसे लोगों को गर्म चीज़ों का सेवन बंद करना होगा, क्योंकि सबके लिए हर चीज़ नहीं होती है। हर इंसान का शरीर अलग अलग है, उसकी आवश्यकता अलग है, उसका हमें पूरा ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपके शरीर के अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो निश्चित रूप से आपके पेट को ठीक किया जाएगा। अगर आपका पेट खराब होने की वजह से वो दूर हुई है तो पेट सही करके न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को दूर किया जाएगा। अगर आपको एल्यूमिनियम पॉइजनिंग हुई है तो एल्यूमिनियम पॉइजनिंग को दूर किया जाएगा। इसके अलावा आपको ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी, जैसे आप खाने में फाइबर अच्छा खाइए, क्योंकि फाइबर अच्छा रहेगा तो आंतों की सफाई अच्छी से होगी, कब्ज़ की आपको शिकायत नहीं होगी। अगर आप कोई वेट उठा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि ज़्यादा वेट ना उठाएं, क्योंकि ज़्यादा वेट उठाने से आपको समस्या हो सकती है। कई लोग ऐसे हैं जिनका बार बार मल त्याग करने की तरफ भागते हैं, तो ऐसे लोगों की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट सही नहीं होती, या हम कह सकते हैं IBS की प्रॉब्लम ऐसे लोगों को अक्सर होती है। तो सबसे पहले आप जो बीमारी है आपकी, उसके जो मूल कारण हैं उनको दूर करना है। सावधानी क्या रखनी है? गर्म पानी का सेवन नहीं करना, ज़्यादा मिर्च मसालों का सेवन नहीं करना। उड़द, राजमा, बैंगन, गोभी, उड़द, राजमा, बैंगन, गोभी, इन चीज़ों का परहेज आपने करना है, नहीं खाना जिन लोगों को ब्लड नहीं आता है। और जिन लोगों को ब्लड आता है वो गर्म पानी, गर्म मसाला, शराब, मीठ और अंग्रेजी दवाइयों का सेवन आपने नहीं करना है। नियमित रूप से व्यायाम करना है। बटरफ्लाई जो बाबा रामदेव बताते हैं आपको, बटरफ्लाई आपको करनी है निश्चित रूप से। और पानी का जो सेवन आपने करना है अपने वेट के अनुसार करना है, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखें और आप स्वस्थ रहेंगे।
और अंत में दर्शकों, अगर आपके कोई भी सवाल हो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं, और डॉक्टर साहब का जो नंबर है वो हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। और डॉक्टर साहब, वैसे तो आपको ऑल ओवर हिंदुस्तान से लोग जानते हैं, आपके पास आते भी हैं, इलाज भी करवाते हैं, बट हमारे बहुत से दर्शक हैं जिनको नहीं पता है, बट कुछ और भी माध्यम से वो आपसे अगर मिलना चाहें, आपकी सलाह लेना चाहें, तो उस बारे में हमारे दर्शकों को। देखिए, आप मेरा खुद का भी पेज है शूल न्यूरो क्लिनिक डॉक्टर अमित डवास के नाम से, तो आप लिंक हम दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में आपको, आप वहाँ से ले सकते हैं। सेकंड थिंग कि आप मुझे सबसे पहले आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और सोलन की जो नगर पालिका है, राजगढ़ रोड पे जो नगर पालिका है, उसके साथ ही मेरा क्लिनिक है। सीएसबी बैंक के जस्ट आप ऊपर क्लिनिक है मेरा, आप किसी को भी पता कर सकते हैं, राजगढ़ रोड पे नगर पालिका के ठीक सामने। कांटेक्ट करें, आप व्हाट्सएप पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे दिए गए जो नंबर आप देख रहे हैं, इन पर आप मुझे व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। और दर्शकों, आपके जो भी सवाल हों वो आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं। और पाइल्स के अलावा और भी जितनी बीमारियां, हम लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपको डॉक्टर साहब से पूरी जानकारी दिलवाते रहेंगे। डॉक्टर साहब, आपने हमें और हमारे दर्शकों को इतनी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजन जी।